नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव प्रयागम आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की कक्षा संचालित कर रहे हैं। आप हमसे जुड़िए, आपको लाभ होगा, काफ़ी लाभ होगा। हम लोग इतिहास डिस्कस कर रहे थे और इतिहास में हम लोग पहले कुछ क्लासेस देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जो क्लासेस हम देख चुके हैं उन पर एक बार देख लें। तो हमने पहली क्लास में ये समझा था कि इतिहास क्या है। दूसरी क्लास में हम लोगों ने ये समझा कि इतिहास में हम लोग काल विभाजन कैसे करते हैं, पीरियडाइजेशन कैसे करते हैं, और तीसरी क्लास में हम लोगों ने इतिहास के स्रोत को समझने की कोशिश की थी, ठीक है। अब एक बात और है, जब हम पुरातात्विक स्रोतों को प्राप्त करते हैं तो कभी कभी यहाँ से सवाल आता है। आप सोच के देखिए कि यदि आप ये सोचते हैं कि सवाल कहाँ से आ सकते हैं, तो हम कुछ एनसीईआरटी की बातें डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी है इतिहास की, तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें कुछ बहुत ज़बरदस्त मूलभूत चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और हम सीधे आते हैं इतिहास देखा क्या है, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। बीच में कुछ चीज़ें दी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको हर एग्जाम में मदद करती हैं वो। तो इसमें कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हम प्राप्त कैसे करेंगे, हाउ विल डू वी गेट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड इन व्हाट वे, हम कैसे प्राप्त करते हैं, ये पुरातात्विक स्रोत कहां से आते हैं? जवाब दीजिए जरा, कैसे प्राप्त करते हैं हम ये पुरातात्विक स्रोत? कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? खुदाई करेंगे। चलिए, खुदाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्चुअल में इसको हिंदी में कहते हैं सही में खनन। जब आप किसी विशेष उद्देश्य के साथ खुदाई करते हैं तब वो खनन कहलाता है, ठीक है। खनन को इंग्लिश में कहते हैं, आपको कभी कभी ऐसे मिल जाएगा, एक्सकवेशन, ठीक। और क्या जरूरी है खुदाई के अलावा? और कुछ जरूरी है भी या नहीं? हमें पुरातात्विक स्रोत चाहिए। पुरातात्विक स्रोत मतलब जो लिखे हुए नहीं है, एक्चुअल में जो खाने पीने की वस्तुएं हैं या मनुष्य ने जो चीज़ों को इस्तेमाल किया था वही पुरातात्विक स्रोत बन जाते हैं। जैसे हमने रहने के लिए मकान बनाया, यही पुरातात्विक स्रोत बन जाएगा कभी ना कभी। तो एक तो हमको खनन करेंगे, और क्या करेंगे हम जिससे पुरातात्विक स्रोत हमको बढ़िया प्राप्त हो पाए। अब जैसे मान लीजिए हमने खुदाई की, खुदाई में हमको सिक्का मिल गया, ठीक है, लेकिन हम ये जानेंगे कैसे कि सिक्के से क्या होगा? क्या करें? बिल्कुल डेफिनेटली डेटिंग। जी बिल्कुल कर दे रहे। कोई नहीं, ठीक। तिथियन, डेटिंग जरूरी है। अब सवाल यह है कि जब हम खुदाई करते हैं तो हम खुदाई भी कई प्रकार से कर सकते हैं। खुदाई के भी कुछ टाइप होते हैं क्या? क्या? अच्छा, कम मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में खुदाई कर सकते हैं। और कोई तरीका खुदाई का? ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि जो खुदाई है वास्तव में दो प्रकार की हो सकती है। इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार की खुदाई हो सकती है। एक को हम लोग बोलते हैं लंबवत खनन, लंबवत खनन, और एक को बोलते हैं क्षैतिज खनन। क्या इन शब्दों का आप मतलब समझ पा रहे हैं? लंबवत का मतलब है कि हम यहां से पोर्शन खोदना स्टार्ट किया और नीचे ही चले जा रहे हैं, वर्टिकल एक्सकवेशन, ठीक है। क्षैतिज खनन का मतलब है कि हम चारों तरफ खोदते चले जा रहे हैं। जैसे हमने 1 फुट खोदा अंदर अंदर तक, फिर 1 फुट एक लंबी चौड़ी जगह में खोदते चले गए लगातार, यानी जब हम नीचे की तरफ खोदें वर्टिकल, जब हम ऐसे खोदें हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज खनन। वास्तव में इसको और सही शब्द करें तो इस खनन की बजाय हम लोग उत्खनन लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, उत्खनन, क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जो लंबवत खनन है या उत्खनन है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। सवाल कैसे आ सकता है? पहले आप एक सवाल लिख लीजिए, लिखें, एक सवाल लिख लीजिए, लिखें कि इतिहास के पुनर्निर्माण में, इतिहास के पुनर्निर्माण में, इतिहास के पुनर्निर्माण में
पुरातात्विक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कंट्रीब्यूट इमेंसली इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इस संदर्भ में उत्खनन की विधियों का उल्लेख करते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी क्या महत्व हो सकता है? ये तो सिंपल सी बात है कि हमने उत्खनन अगर नीचे की करेंगे तो लंबवत है, ऐसे करेंगे तो क्षैतिज है। लेकिन क्या इन दोनों में कोई अंतर है या इनका कोई महत्व निकल के आएगा या नहीं आएगा? क्या आएगा? अगर हम पहले लिख लें लंबवत उत्खनन, तो लंबवत जो उत्खनन है इसका क्या फायदा हो सकता है आपको बताइए, दिमाग से सोचिए क्या फायदा होगा। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये वैसे पुरानी भूमि है, बोलना ठीक है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि ये इलाहाबाद है। इस इलाहाबाद में अगर हम सभ्यता, ये सभ्यता नष्ट हो जाए जो अभी हम यहाँ दब जाएं, तो इसके ऊपर एक और सभ्यता डेवलप होगी। फिर वो सभ्यता भी नष्ट हो जाए, उसके ऊपर एक सभ्यता डेवलप होगी। फिर वो भी नष्ट हो जाए, उसके ऊपर एक सभ्यता डेवलप होगी। तो जब हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर तो होगी नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ जब खुदाई करेंगे, वास्तव में खनन करेंगे, तो हमें सभ्यता मिलती चली जाएंगी। एक सभ्यता, दूसरी सभ्यता, तीसरी सभ्यता, चौथी सभ्यता। इसका मतलब है कि जो लंबवत उत्खनन है ये मदद करता है किस चीज में? सभ्यताओं का कालानुक्रम स्थापित करने में। सभ्यताओं का कालानुक्रम, ठीक। यानी एक तो ये सभ्यताओं की क्रोनोलॉजी सेट कर देता है, बता देता है कि कौन सी सभ्यता पहले आई थी, फिर कौन सी बाद में आई थी। जो सबसे ऊपर मिली होगी वो सबसे लेटेस्ट है, फिर उसके नीचे होगी वो उससे थोड़ी पुरानी है, और नीचे होगी वो और पुरानी है, जो सबसे नीचे होगी वो सबसे पुरानी है। दूसरी बात, लंबवत उत्खनन का यानी वर्टिकल जो एक्सकवेशन है उसका एक और फायदा है। वो क्या फायदा है? कम खर्चीली है ये इसका महत्व है कि ये कम खर्चीली है, लेस एक्सपेंसिव है। आप सोचे होंगे कि लेस एक्सपेंसिव क्यों है? देखें, जब हम एक जगह खोदना स्टार्ट करते हैं तो हमको पता है कि यहां सभ्यता मिली है, इसलिए हम उसे और खोदेंगे तो हो सकता है सभ्यता मिलने की और चांसेस हो। लेकिन हम क्षैतिज रूप से अगर खुदाई करते हैं तो क्या पता कि दूसरी जगह सभ्यता मिल ही जाएगी, क्या पता कि दूसरी जगह अवशेष मिल ही जाएंगे। भाई अगर हमने यहाँ खोदा है, यहाँ मिला हुआ है हमको, तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है इसके नीचे और मिल जाए। लेकिन दूसरी जगह जाके खोदेंगे या फिर हम ऐसे इस तरीके से खोदते चले जाएंगे, क्या पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दूसरी बात, खुदाई के दौरान जब हम खुदाई करते हैं तो खुदाई के लिए मान लीजिए अगर हम लंबवत कर रहे हैं तो खोद भी सकते हैं, एक ही स्थान खोदना है। दूसरी बात, अगर हम क्षैतिज खोद रहे हैं तो हो सकता है कि जिस क्षेत्र में आप खोद रहे हैं उसके जस्ट बगल में किसी का मकान हो, फिर आप क्षैतिज कैसे लेके जाएंगे? जैसे पंजाब में एक रोपण हड़प्पा कालीन स्थल है, बहुत सारे स्थल हैं, मोहनजोदड़ो है या फिर उधर हड़प्पा है। तो ये सारे स्थल वास्तव में ऐसे नहीं हैं, ये गांव के समीप बसे हुए हैं। आज वो गांव में तब्दील हैं, गांव है आज। तो आप अगर क्षैतिज करेंगे तो आप कितने घर नष्ट करेंगे?
ठीक, इसलिए कम खर्चीली है, कम खर्चीली है और कम समय लेती है। कम समय भी लेती है क्योंकि आपको ये खोजना नहीं है कि कहां और खोदना है। ठीक, यदि आपसे एक स्टेटमेंट दे दिया जाए और मैं आपको एक सवाल दे दूं, तब आप पहले उस सवाल को लगाइए। सवाल कैसे आ सकता है? ठीक है, क्वेश्चन एक है, निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत में लंबवत उत्खनन पर कम जबकि क्षैतिज उत्खनन पर अधिक बल दिया गया है। क्षैतिज उत्खनन पर अधिक बल दिया गया है। सी, पुरातत्व में डेटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। डेटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास सवाल है, सवाल का जवाब दे दीजिए। बी, क्या लगता है? अच्छा, इसका ए सी, बी गलत है ना? हाँ, तो जो लोग आंसर बी लगा रहे हैं वो आंसर सही है। भारत में, ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि इसका पहले ये बता दिया है। कहा से यदि आपको ये लंबवत उत्खनन के बारे में ना पता होता तो आप इस लाइन पर घबरा जाते और आप कहते सवाल कहां से पूछ लिया? इतिहास की एनसीईआरटी से पूछा हुआ सवाल है, ओल्ड एनसीईआरटी से। तो ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत दूर से लाया गया है। कभी कभी लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और सवालों के चक्कर में घिर जाते हैं। तो ये तो हुआ लंबवत उत्खनन। ठीक, तो अब आप ये देख लें कि क्षैतिज उत्खनन क्या है? क्षैतिज उत्खनन के नुकसान ही हैं या कुछ फायदे हैं? हमने महत्व, सवाल में आपसे महत्व पूछा है, एक आध नुकसान देख लेंगे। नुकसान वैसे भी एक खर्चीली होगी, थोड़ी सी समय ज्यादा लेती है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? क्या फायदे हो सकते हैं क्षैतिज उत्खनन से आपको? सर अगर नीचे खोदते चले जाएंगे तो जंगल की चीजें मिलेंगे। चलिए, बिल्कुल। देखिए, लंबवत खनन
हमें सभ्यताओं का कालानुक्रम बताती थी, कौन सी सभ्यता पहले आई कौन सी बाद में आई। लेकिन क्षैतिज उत्खनन जो होता है वो सभ्यता का क्या बताता है, सभ्यता का विस्तार एवं व्यापकता। यानी जब तक आप दूरी तक ऐसे नहीं खोदेंगे, क्षैतिज रूप से नहीं खोदेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कितनी विस्तृत है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक सभ्यता यहां विकसित हो गई हो, दूसरी बगल में सभ्यता दूसरी विकसित हो गई हो। जैसे आज भी आप देख सकते हैं कि जब भी आप ट्रेन से अगर जा रहे हैं कहीं, तो आप देखेंगे कि ट्रेन की पटरी के बगल में कुछ झुग्गी झोपड़ियां हैं, लेकिन उन झुग्गी झोपड़ियों के बगल में ऊंचे ऊंचे फ्लैट हैं। एक बिल्कुल ही ग्रामीण सभ्यता बताती है झुग्गी झोपड़ी, और एक एकदम एडवांस लेवल की नगरीय सभ्यता बताती है। ठीक, तो ये भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? तो फिर सभ्यताओं के बीच में विभेदन, सभ्यताओं के बीच में विभेदन में सहायक, विभेदन में सहायक। और क्या हो सकता है भाई? मान लीजिए आप एक जगह खोदने लगे हुए हैं, एक ही जगह, हो सकता है उस जगह एक ही सभ्यता विकसित हुई हो, फिर उसके नीचे और ना मिले। तो जब तक आप क्षैतिज उत्खनन नहीं करेंगे तब तक नई सभ्यता की खोज नहीं होगी। नई सभ्यताओं की खोज में सहायक, यानी आप सोच के देखिए कि हम कोई आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रटा रटा है ऐसा बोल रहे हैं, आप खुद सोचें, सोच के ही बात करें, बिना तर्क के कोई काम नहीं है, आप दिमाग लगाइए बस। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि क्षैतिज उत्खनन क्या है और लंबवत उत्खनन क्या है, और आप दोनों की तुलना कर सकते हैं कि ये इसमें सहायक है, वो कहीं और सहायक था। ठीक है, अब हम बात करें डेटिंग की। तो डेटिंग की क्या बात हो सकती है? डेटिंग, तो हम डेटिंग ये ज्ञात कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका है हमारे पास डेटिंग करने का? जो मशीन के थ्रू होते हैं, हाँ, मशीन से सारे काम होते हैं। हाँ, ये साल कितने पुराना है तो हम कैसे पता करते हैं? मार्कशीट देख के। मार्कशीट यूरेनियम मेथड। अच्छा, चलिए भाई, हमने लिख दिया यूरेनियम मेथड। यूरेनियम मेथड, और कोई तरीका है? बेवकूफ भाई, कार्बन डेटिंग, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, एक सवाल है यदि हमारे पास कार्बन डेटिंग थी ऑलरेडी, तो फिर हमने यूरेनियम डेटिंग की क्या आवश्यकता थी? चलिए आपको एक पीटी के हिसाब से सवाल दे देते हैं। कार्बन डेटिंग की खोज किसने की थी? पीटी मतलब प्रीलिम्स। ठीक, कार्बन डेटिंग की खोज किसने की थी, पता है किसी को? विलियर्ड लिब्बी ने इस कार्बन डेटिंग की खोज की थी। ठीक, जब हमारे पास कार्बन डेटिंग थी तो हमने यूरेनियम डेटिंग क्यों अपनाया? चलिए इस सवाल का जवाब बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग में हम जिस कार्बन का इस्तेमाल करते हैं वो कार्बन कौन सी होती है? कार्बन के भी कई प्रकार होते हैं क्या? अच्छा, देखिए यहां पर जो कार्बन इस्तेमाल होती है वो कार्बन होती है C14। C14 कार्बन का इस्तेमाल होता है। क्यों C14 कार्बन का इस्तेमाल क्यों होता है?
क्योंकि वास्तव में जो कार्बन होती है वो तो कार्बन तो C12 होती है, हकीकत की कार्बन यही है, लेकिन हम C14 का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों और इस्तेमाल करते कैसे हैं? आप पता है कि आपकी बॉडी का ऑलमोस्ट 65 to 70%, 65-70% हिस्सा किससे बना हुआ है? पानी से, बिल्कुल पानी से बना हुआ है। और बाकी सब चीजें आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, 10वीं तक तो पढ़ी होगी। तो आपने एक शब्द सुना है कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप ये नहीं कहना सर इतिहास में साइंस कहां से आ गई, इतिहास अपने आप में साइंस है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 11th-12th में हम इसीलिए तो केमिस्ट्री नहीं पढ़े थे, आप फिर से वही ले आए। ऐसा नहीं सोच रहे हैं? अच्छे ख्याल हैं। बताइए कार्बनिक यौगिक क्या है? नहीं पता? भाई सिंपल सी बात है, कार्बनिक यौगिक मतलब ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें क्या हो, कार्बन हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपकी बॉडी में चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, कोई भी चीज हो, या आपकी जो बॉडी है वो सभी इन्हीं कार्बनिक यौगिक से बनी है। इन कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन मिलती है वो C12 होती है। लेकिन कभी कभी, हमेशा ही, कभी कभी नहीं बोलेंगे, हमेशा ही आपकी बॉडी में एक और कार्बन होती है, उसे बोलते हैं C14। ठीक। अब मान लीजिए आपकी स्थिर अवस्था यह है कि आप खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, और आप अच्छे से प्रॉपर खाना खा रहे हैं, आप अच्छा पढ़ भी रहे हैं, ये आपकी स्टेबल है। स्टेबल मतलब ये आप रेगुलर बेसिस पे ऐसा करते रहते हैं और आप इसी में खुश हैं। लेकिन यदि आपको तेज बुखार आ जाए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाए, तो वो आपकी सामान्य अवस्था है या असामान्य अवस्था है? असामान्य अवस्था है। आप असामान्य अवस्था से कहां लौटने की कोशिश करोगे? सामान्य अवस्था की तरफ। जो कार्बन 14 है वो एक असामान्य कार्बन है, एबनॉर्मल कार्बन है। जब भी कोई भी पदार्थ एबनॉर्मल स्थिति में होता है, कोई भी तत्व केमिस्ट्री में एबनॉर्मल स्थिति में होता है और उसे नॉर्मल में आना होता है, तो वो एक काम करता है। क्या काम करता है? उस काम का नाम है रेडिएशन, विकिरण करता है। यानी कोई भी असामान्य पदार्थ रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल की खास बात यह होती है कि वो रेडिएट करता रहता है। इसका मतलब है कि इसका ह्रास होता रहता है, डिजेनरेशन, ह्रास होता रहता है। और हर पदार्थ के ह्रास होने की उम्र फिक्स है। समझे इस बात को कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर कार्बन 14 हमारे शरीर में 10 ग्राम है, 10 ग्राम अगर कार्बन 14 है, तो इसे 5 ग्राम होने के लिए 25,000 साल लगेंगे। 25,000 साल लगेंगे। अगर हमारी बॉडी में मान लीजिए कि कार्बन 14 2.5 ग्राम है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये वस्तु वास्तव में 50,000 साल पुरानी हो चुकी है। क्योंकि उसे 10 ग्राम से 5 ग्राम होने के लिए 25 साल लगे, 25,000 साल लगे। नहीं, कुछ भी हो सकता है अमाउंट। और फिर उसे 5 ग्राम से 2.5 ग्राम होने के लिए और 25 साल लगे। तो टोटल जो एज हुई कितनी निकली? 50,000। तो हम ऐसे इसकी जो डीजनरेशन रेट है, इस रेट के आधार पर उम्र निकाल लेते हैं, आयु निर्धारण होता है। और ये C14 हमेशा ही C12 में बदलने की कोशिश करती है। तो बाई चांस यदि आपसे एक सवाल पूछा जाए, सवाल क्या पूछा जाए
कि कार्बन डेटिंग मेथड में कार्बन 12 की जगह कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। क्यों? फिर दे दिया जाए ऑप्शन ए, कार्बन 14 सर्वव्यापी है। ऑप्शन गलत है, क्योंकि कार्बन 14 नॉर्मली नहीं मिलती है, वो एक विशेष स्थिति में ही मिलती है। ऑप्शन 2, कार्बन 14 कार्बन 12 की तुलना में अधिक स्थायी है, तो भी गलत है, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, ये अबनॉर्मल है। तीसरा ऑप्शन ये है कि कार्बन 14 कार्बन 12 का रेडियो एक्टिव रूप है, ये बात सही है। हमेशा ही डेटिंग में रेडियो एक्टिव मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों ऑक्सीजन का नहीं किया गया? कार्बन का क्यों किया गया? क्यों यूरेनियम का किया गया? क्योंकि यूरेनियम भी तो रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम से बम बनते हैं, यूरेनियम से बिजली बनती है। ठीक, तो हम लोग कार्बन डेटिंग में C14 का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि यह C12 का रेडियो एक्टिव फॉर्म है। रेडियो एक्टिव फॉर्म है। क्लियर? लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 50,000 साल में पूरी तरह समाप्त हो जाती है, ये फिक्स है। लेकिन यानी यदि कोई वस्तु 50,000 साल से पुरानी है तो आप कार्बन डेटिंग से पता नहीं कर सकते वो कितनी पुरानी है। अब 50,000 साल से पुरानी वस्तुओं का पता लगाने के लिए फिर आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे? यूरेनियम डेटिंग। बात समझ में आ गई? तो जहां तक लिखना हो लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटा दें, ये जरूर बना लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। कभी कभी सिंपल सवाल पूछा जाता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, लिख लीजिए पहले। क्योंकि यह कार्बन 12 का, ये यहां का है, ये इसका है मैटर। क्योंकि यह कार्बन 12 का रेडियो एक्टिव फॉर्म है। यहां पर थोड़ी सी साइंस हम और घुसा सकते हैं। क्या घुसा सकते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव पदार्थ। लिख लिए? मैं आपको बहुत धीमे धीमे लेके चल रहा हूं, नहीं तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है। विशेषकर जब हम बोलते हैं तब स्टूडेंट्स, कुछ लोग तो पीछे बैठ के गाली देते हैं, इतना तेज भी कोई बोलता है? तो कई बार ऐसा होता है घर जा कर के। अच्छा, घर जा कर के वो लोग सोचते होंगे, दर्द करने लगता है हाथ। क्योंकि यह C12 का रेडियो एक्टिव फॉर्म है। रेडियो एक्टिव फॉर्म है। अच्छा, क्या आपने कभी एक शब्द सुना है, आइसोटॉप, समस्थानिक? सुना है ना? ठीक है, चलिए हम इनकी चर्चा कल करेंगे।
हमको लग रहा है आप, हाँ वाह, क्या कितना बढ़िया व्यक्ति हो आप, बताओ। लो चलिए, अब हम ये जानते हैं कि वास्तव में यूरेनियम डेटिंग क्या होती है। अच्छा, यूरेनियम कितने प्रकार का होता है? खैर ये साइंस टेक का मामला है। हम यूरेनियम नॉर्मली बता दो, आपने यूरेनियम कितना कैसा सुना है, कितने प्रकार का? 236, 238 और बस 2 प्रकार का। और किसी ने सुना है यूरेनियम? अच्छा, आप यूरेनियम जानते हैं वैसे क्या होता है? अच्छा, आप बताएंगे यूरेनियम क्या होता है? नाम नहीं सुना? अच्छा देखिए, अच्छा वाह, यूरेनियम जो वास्तव में है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक चीज में। नॉर्मली किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल में, नाभिकीय ईंधन में। ठीक, अब देखें, जो यूरेनियम है वो यूरेनियम 2 प्रकार का, नॉर्मली आपने बिल्कुल सही बताया। एक यूरेनियम 235 होता है और एक यूरेनियम 238 होता है। ठीक, कार्बन डेटिंग में जिस यूरेनियम का प्रयोग होता है, सॉरी, यूरेनियम डेटिंग में जिस यूरेनियम का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? हाँ, तो इसका इस्तेमाल कहां होता है? 50,000 वर्ष से अधिक पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए, अधिक पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए। और हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है? हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है? 4.6 अरब वर्ष। तो पृथ्वी की आयु निकालने के लिए हमें कौन सी डेटिंग प्रयोग करनी पड़ेगी? कार्बन डेटिंग या यूरेनियम डेटिंग? यूरेनियम डेटिंग, बिल्कुल। ये सवाल 4 बार पूछा गया है, बताओ कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में कौन सी डेटिंग इस्तेमाल होती है? तो पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने में प्रयुक्त। अब इस सवाल को हम थोड़ा घुमा लें। क्या घुमाएं? क्या आपने कभी उल्का पिंडों का नाम सुना है? क्या होते हैं उल्का पिंड? अच्छा, उल्का क्या होता है और उल्का पिंड क्या होता है? चलता है आग की तरह उल्का 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 नहीं नहीं नहीं, है नहीं, कोई एक बताइए। हाँ, और उल्का, बड़ी अजीब बात है। सवाल मेरा ये है एक्चुअल में कि मान लीजिए, सवाल ये पूछा जा सकता है कि यदि किसी उल्का पिंड, कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा है, ठीक है, तो हम उसकी आयु किस डेटिंग से निकालेंगे? तो किससे निकालेंगे? यूरेनियम डेटिंग से। बात समझ में आया? चट्टानों की आयु भी किस डेटिंग से निकालते हैं? यूरेनियम डेटिंग से निकालते हैं। चट्टान तो बहुत पुरानी है, अब सभी चट्टानों को विशेष कर छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल। यूरेनियम वास्तव में, एक बात बताएं, यहां जो लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक या परमाणु भार, जो भी है, क्रमांक मान लेते हैं, ये जो क्रमांक लिखा हुआ है वास्तव में 85 से ऊपर के सब अनस्टेबल हैं। क्रिप्टॉन 82 के आसपास क्रिप्टॉन रहता है। ये जो यूरेनियम 235 है या यूरेनियम 238 है, अंततः घटते 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 किस में चेंज हो जाएगा? क्रिप्टॉन में चेंज होता है। क्रिप्टॉन से ऊपर अगर कोई भी पदार्थ है
तो वो रेडियो एक्टिव ही होता है। ठीक है, यानी ये कहो कि 82 या 85 से ज्यादा अगर किसी की वैल्यू आ रही है यहाँ, इसका मतलब तो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तय है। और हर रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या बनने की कोशिश करेगा? क्रिप्टॉन। ठीक है, तो अंतिम रूप से ये क्रिप्टॉन ही बनेगा। यूरेनियम 238 का प्रयोग कहां होता है? ईंधन के लिए, नाभिकीय रिएक्टर में। ये ईंधन के लिए प्रयोग होता है यूरेनियम 238। कभी कभी यूरेनियम 239 होता है, वो क्या होता है? यूरेनियम 239 क्या है? आपने कभी एटॉमिक बॉम्ब का नाम सुना है? तो जो यूरेनियम 239 होता है उसका प्रयोग कहां होता है? एटॉमिक बॉम्ब में, परमाणु बम। एटॉमिक बॉम्ब में उसका प्रयोग होता है। यहां मैंने आपको एक सवाल दिया था कि उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर है? वेरी गुड। जब पृथ्वी पर वो जलता हुआ पदार्थ नहीं गिरता है और वो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण जल करके नष्ट हो जाता है, तब वो उल्का कहलाता है। लेकिन अगर वो घर्षण वाले क्षेत्र को पार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा बाई चांस, तब वो क्या बन जाएगा? उल्का पिंड बन जाएगा। बहुत सही जवाब। ठीक है, तो हम लोग डेटिंग समझ लिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, चलिए अब हम स्पेशली डाल लेते हैं अभिलेख। और इन अभिलेखों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अभिलेखों को पढ़ने के लिए हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो विदेशी अभिलेख हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम लोग देशी अभिलेख यानी कि भारतीय अभिलेख बोल सकते हैं। यानी जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं पुरातात्विक स्रोत क्या है और साहित्यिक स्रोत क्या है। फिर हमने पुरातात्विक स्रोतों में देखा था कि अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, ये सब आते हैं। तो हम इन सभी में अभी अब क्या देख रहे हैं? अभिलेख। और हम लोगों ने आपको बताया था कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक मारेंगे ही फेंक के, एपिग्राफी। वेरी गुड। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ठीक, हम उससे पहले कुछ और बताएं। आप कुछ पॉइंट्स लिखिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ पॉइंट्स लिखने थे, लिखें कि भारत में सर्वाधिक अभिलेख, भारत में सर्वाधिक अभिलेख भारत में सर्वाधिक अभिलेख जारी अशोक के द्वारा किए गए। भारत में सर्वाधिक अभिलेख जारी अशोक के द्वारा किए गए, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक अभिलेख ऑफिस ऑफ चीफ एपिग्राफिस्ट ऑफ मैसूर, मसूरी नहीं, मसूरी अलग चीज है। मेहनत करिए, बहुत जल्दी नसीब हो जाए।
ऑफिस ऑफ चीफ एपिग्राफिस्ट ऑफ मैसूर में मिलते हैं। यानी वर्तमान में यदि आपको सर्वाधिक अभिलेख देखने हैं, कहाँ मिल जाएंगे आपको देखने को, तो आप मैसूर जाइए। मैसूर का एक अभिलेख संग्रहालय है, उस अभिलेख संग्रहालय में आप देखिए तो आपको मिल जाएंगे, अभिलेख मिल जाएंगे वहां पर सर्वाधिक संख्या में। ठीक, एक तथ्य और लिख लीजिए, लिखें, एकदम दिमाग में आ गया है वो, आप लिख लीजिए। लिखें कि इतिहास को लिखने या इतिहास लेखन को सबसे पहले रोमन शासक, इतिहास लेखन को सबसे पहले रोमन शासक, इतिहास लेखन को सबसे पहले रोमन शासक ऑगस्टस इतिहास लेखन को सबसे पहले रोमन शासक ऑगस्टस ने प्रतिबंधित किया था, रोक दिया था। यानी यही कह दिया कि इतिहास नहीं लिखा जाएगा, बंद करो इतिहास लिखना। ऑगस्टस। भारत में ऐसा कौन था जिसने इतिहास लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि लोग इतिहास लेखन को प्रोत्साहित करते हैं? किसी का नाम समझ में आ सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति होगा? 3-4 ऑप्शन दे दें। ऑप्शन 1 फलाना और ठिकाना। चलिए ऑप्शन लीजिए। और लो बेटा, ऑप्शन लो। यही सर ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन सी। क्या पता था इनमें आप ऑप्शन ले ही ना हो। कुछ तो भरोसा कीजिए। ऑप्शन सी। तो जिन लोगों को ऑप्शन सी है वो आंसर सही है, ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। सही आंसर औरंगजेब है। लिख ले इस बात को कि जबकि भारत में औरंगजेब ने इतिहास लेखन को प्रतिबंधित किया था। औरंगजेब ने इतिहास लेखन को प्रतिबंधित किया था। आप मुझसे 4 बार लाइन बुलवाएंगे तो मैं 4 बार 4 तरीके से बोलूंगा, इसलिए एक बार में ठीक से सुना, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता है एक्चुअल में कि मैं क्या बोल दिया हूं। ठीक, लेकिन मजेदार बात क्या है पता है? इतिहास में सबसे ज्यादा पुस्तकें औरंगजेब के काल में लिखी गई, लिख लो इस बात को भी। लेकिन भारत में इतिहास की पुस्तकें, सबसे ज्यादा औरंगजेब के काल में लिखी गई। ठीक, तो एक बात तो मैंने आपको ये बताई। अच्छा, पूरी दुनिया में अभिलेखों को लिखने की परंपरा सबसे पहले किसने विकसित की थी? कहाँ वालों ने? मेसोपोटामिया। कौन था?
अच्छा, मिट्टी की पट्टिका पर, बिल्कुल सही बात है। लिखें, एक बात लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। देखें कि अभिलेखों को लिखने की शुरुआत सबसे पहले जो हमने आपको लाइन बोली है, ये सही है या गलत है? अभी जो बोली है, क्या लिखा आपने? सबसे पहले, सही बात, लाइन सही है या गलत है? सही है ना? गलत है। शुरुआत और सबसे पहले दोनों नहीं हो सकता, दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। शुरुआत का मतलब ही सबसे पहले होता है। लिखे? हाँ, तो सबसे पहले या विश्व में अभिलेख लिखने की शुरुआत फारसी शासक डेरियस, हिंदी में दारा प्रथम, दारा प्रथम ने की थी। डेरियस फर्स्ट was the first king who introduced the concept of Toqadics और inscriptions। सबसे पहले इन्होंने ही अभिलेख जारी किए। ठीक, आगे लिखें कि ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, ऐसा माना जाता है कि अशोक के अभिलेख दारा प्रथम से प्रेरित हैं। ऐसा माना जाता है कि अशोक के अभिलेख दारा प्रथम से प्रेरित हैं। ठीक है, ये कुछ सिंपल बातें हैं जिससे कि आपको बाई चांस अगर ऐसा कुछ सवाल पूछा गया तो आप जानकारी दे पाएं। कुछ और फैक्ट्स हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और क्या फैक्ट्स हैं, लिख लीजिए, अगला अगला पॉइंट लिखें कि भारत में अभिलेखों को लिखने की परंपरा भारत में अभिलेखों को लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अभिलेखों को लिखने की परंपरा की शुरुआत बताइए किसने की थी? याद है किसी को कुछ? अशोक, लिखना है, अशोक ने की थी। लेकिन भारत के प्राचीनतम अभिलेख लेकिन भारत के प्राचीनतम अभिलेख किस काल के माने जाते हैं? लेकिन भारत के प्राचीनतम अभिलेख हड़प्पा काल के माने जाते हैं। क्या हड़प्पा में कोई अभिलेख मिला है? हाँ हाँ, आपको लिखना है, हड़प्पा में पाए जाते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि क्या हड़प्पा में कोई अभिलेख मिला भी है या नहीं? हाँ, कुछ बोल रहे हो, बोलिए, क्या मिला है? बिल्कुल सही बात है। देखो, एक्चुअल में जो धौलावीरा है, धौलावीरा में एक स्टेडियम था या नगर था, उस नगर के एंट्री गेट पर एक साइन बोर्ड लगाया गया था। उस साइन बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में 10 अक्षर लिखे हुए हैं। उसी को हड़प्पा का अभिलेख मानते हैं सिर्फ। ठीक है, तो लिख लें कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा से, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा से प्राप्त 10 अक्षर युक्त साइन बोर्ड, साइन मतलब अक्षर दिखाता है, जो 10 अक्षरों युक्त साइन बोर्ड को
प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं, को प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं। को प्राचीनतम अभिलेख मानते हैं। ठीक, अब भारत में जो अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत है वो तो हमने की है। इन दोनों बातों में क्या अंतर है भाई? अगर शुरुआत अशोक ने की है तो प्राचीनतम अभिलेख फिर हड़प्पा का कैसे हो सकता है? पॉइंट टू बी नोटिस। मतलब आप लोग दिमाग तो लगाओ कि मतलब हम सही लिखा रहे हैं या गलत लिखा रहे हैं। आप सोचिए कि किताब में भी जो सही बात सही लिखी है गलत लिखी है। अरे वो ठीक है, वो भरोसा अलग बात है, लेकिन आप ये तो इतना तो तार्किक बन ही सकते हैं कि हमने भी बताया कि अशोक ने वास्तव में, अच्छा हड़प्पा यूनान में है, नहीं विश्व के अकॉर्डिंग कुछ नहीं भाई। लेकिन हमने आपसे ये कहा है कि अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की है भारत में? किसने शुरुआत की है? अशोक ने। फिर हड़प्पा का अभिलेख कैसे प्राचीनतम हो गया? तो फिर हड़प्पा में शुरुआत किसी को करनी चाहिए थी, हमने अशोक का नाम क्यों लिखा? कुछ तो गलत है इन दोनों में। सर इन्होंने परंपरा स्टार्ट किया, लिखा था अभिलेख लिखवाने का परंपरा स्टार्ट किया, जब अभिलेख लिखा गया। वास्तव में ये बात सही है, बिल्कुल आप सही पॉइंट बताए हैं। अभिलेखों को एज ए परंपरा, ट्रेडिशन, जैसे मान लीजिए कि मुंबई में जो लड़के या लड़कियां कपड़े पहनते थे वो आज एक ट्रेडिशन बन चुका है, लेकिन ओकेशनली लोग पहनते तो पहले भी होंगे, वो ट्रेडिशन नहीं था। लेकिन बात समझ में आया? जैसे ऑनलाइन पर लोग पहले भी पढ़ाते थे, कुछ क्लासें चलती ही थी, लेकिन अब ये ट्रेडिशन बन चुका है। तो परंपरा की शुरुआत अशोक ने की है, लेकिन प्राचीनतम अभिलेख हड़प्पा का था। ठीक, आगे लिखें आप। यही नहीं पता है कि हड़प्पा वालों ने लिखा क्या है। हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं अभी तक कि वो क्या लिख के गए हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, लिखें, एक बात लिखें, क्या कि पूरे विश्व में सबसे पहले, पूरे विश्व में सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले एशिया माइनर, पूरे विश्व में सबसे पहले एशिया माइनर, पूरे विश्व में सबसे पहले एशिया माइनर से प्राप्त, पूरे विश्व में सबसे पहले एशिया माइनर से प्राप्त वोगोज कोई अभिलेख, हाँ हाँ, पूरे विश्व में सबसे पहले एशिया माइनर से प्राप्त बोगोज कोई अभिलेख सबसे पहले पढ़ा गया। सबसे पहले पढ़ा गया जो क्यूनिफॉर्म, जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, हिंदी में कीलाक्षर, जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट या कीलाक्षर लिपि में लिखा हुआ है,
अब हमने एक लाइन जो आपको बताई है, क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या समझ में आई? हाँ, तो जो एशिया माइनर क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, एशिया माइनर क्या है? अच्छा, आप लोग कभी विश्व का नक्शा देखे हैं? कल हम इस बोर्ड में विश्व का एक नक्शा लगा लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको पता रहेगा कि क्या है। अगर आप विश्व का नक्शा नहीं देखे हैं तब तो गड़बड़ है, देखना चाहिए। ठीक, देखें, आप पाएंगे कि अगर विश्व का नक्शा देखेंगे वास्तव में, तो ये भूमध्य सागर है, मान लेते हैं। इसके नीचे अफ्रीका है, क्या है? अफ्रीका है। और इसके ऊपर एक और महाद्वीप है भूमध्य सागर के, अब वो है यूरोप। क्या है? यूरोप। तो ये यूरोप के लोग जब इतिहास पढ़ते थे या फिर वो दुनिया को खोजते थे, अब ऐसा तो है नहीं कि पहले स्टीमर थे, जहाज थे, प्लेन थे, सब कुछ उड़ के चले गए, ऐसा तो था नहीं। यहां पर एक देश है यूनान, ग्रीस। इंग्लिश में उसे ग्रीस बोलते हैं और हिंदी में उसे यूनान बोलते हैं, ठीक है। ग्रीस और ग्रीक में क्या अंतर है? हाँ, ग्रीक भाषा है, ग्रीस देश है, तो इसकी जो भाषा है वो ग्रीक है। यहां पर एक देश है यूनान। यूनान के बगल में एक और देश है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की, ठीक। तो ये यूनान वाले जो लोग थे ना, उन लोगों ने एशिया नाम का एक महाद्वीप पहले खोजा, या उनको ये पता चला कि हमारे बगल में एक और क्षेत्र है, जमीन है। उनको लगता था कि फारस की खाड़ी तक ही बस एशिया है। उनको यही नहीं पता था कि फारस की खाड़ी के उधर पार फिर ईरान भी आता है, फिर भारतीय महाद्वीप की भूमि भी आती है, चीन भी है, और भी कई देश हैं। उन्हें नहीं पता था कुछ। उनको लगता था कि एशिया इतना बड़ा है, इसलिए वो लोगों को जो तुर्की वाला क्षेत्र था, वो लोग सोचते थे ये बड़ा एशिया, ये छोटा एशिया। इसीलिए इस क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दे दिया? एशिया माइनर। अंग्रेज उल्टे तो है ही है, इसलिए उल्टा बोल रहे हैं, एशिया माइनर। और इधर वाला हिस्सा होगा तो फिर वो क्या कहलाएगा? एशिया लार्जर। और ये नाम तो किताबों तक में दिया नहीं रखा होता, पता ही नहीं क्या, ठीक है। एशिया लार्जर, यानी यदि आपसे पूछा जाए कि एशिया लार्जर क्या है, तो आप कहेंगे लैंड बियॉन्ड द टर्की इन ईस्ट। तुर्की के पूर्व में जो भूमि है उसे एशिया लार्जर कहा जाता है। वास्तव में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, इसका मतलब वो कहां से प्राप्त हुआ है? तुर्की। लेकिन तुर्की का वास्तव में वर्तमान में नाम क्या है? अभी एशिया माइनर पुराना नाम है उसका, वर्तमान का नाम क्या है तुर्की का? तुर्की का नाम चेंज हो गया है। हाँ, अरे जाग गई तुम। हाँ, तो क्या नाम है वर्तमान में तुर्की का? टर्की उसे इंग्लिश वाले बोल देते हैं, तुर्की हिंदी में बोल देते हैं। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? तुर्की हो चुका है। तो लिख लें इस बात को, एशिया माइनर और एशिया लार्जर। तुर्की आता है और उसमें इजराइल भी आता है, लेबनान भी आता है। एशिया माइनर में कई चीजें आ जाती हैं, तो लिख लें एशिया माइनर में क्या क्या चीजें आती हैं वास्तव में? तुर्की भी आता है, मतलब तुर्की और प्लस लेबनान प्लस इजराइल। कम से कम ये 3 देश तो एशिया माइनर के शामिल होते हैं, एशिया माइनर में। अरे जैसे आप लिखना चाहो। कौन शादी है तो दुल्हन सजा रहे हो? आपको पढ़ने में सुविधा होनी चाहिए। बताओ आप, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, एक एक शब्द पता होना चाहिए कि क्या मतलब है इसका। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, खोजा नहीं था। हाँ,
और वो यूनान के थे। हाँ, कौन? सर जेम्स प्रिंसेप कहाँ थे? जेम्स प्रिंसेप एक आर्मी इंजीनियर था, ब्रिटेन का। और क्या? ठीक है, हम मैप ले आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ है ब्रिटेन और यूनान। ठीक है, वो स्वेज नहर है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मतलब सारा ज्ञान आज ही निकालेंगे ये। चलिए आगे देखें। हाँ, आगे हम लोग को क्या देखना है, एक तो ये अभिलेख हो गया। सबसे पहले हम विदेशी अभिलेखों के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो डाल लीजिए हेडिंग विदेशी अभिलेख। क्या हो गया? विदेशी अभिलेख, फॉरेन इंस्क्रिप्शन। क्या छूट गया? कुछ नहीं ना। विदेशी अभिलेखों के बारे में चर्चा करते हैं। वास्तव में जो बोगोज कोई अभिलेख है, और एक बात और जान लें, हमने अभी आपको लिखा था क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, है ना, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, वो एशिया माइनर वाला क्षेत्र था। एक बात और लिख लें पॉइंट वहीं करके, हालांकि ये तो लिखी हेडिंग डाल गई होगी तो कहीं भी लिख लें, कॉपी अपनी लिखें कि पूरे विश्व में सबसे पहले क्यूनिफॉर्म लिपि का ही विकास हुआ था। कीलाक्षर लिपि, इंग्लिश जरूर याद रखें क्योंकि कीलाक्षर लिखने नहीं आता है, वैसे लिखा आता है क्यूनिफॉर्म, है ना। और फिर आप पेपर में आ जाए तो कहना सर ने तो हमको बताया ही नहीं। क्यूनिफॉर्म ऐसे लिखा आता है। पूरे विश्व में सबसे पहले क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट या लिपि का ही विकास हुआ जो मेसोपोटामिया में विकसित हुई। मैप ले आएंगे तो आपको बताएंगे मेसोपोटामिया वर्तमान में कहाँ है। हालांकि ईरान और इराक के आसपास की भूमि को मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेसोपोटामिया में विकसित हुई। ठीक, वास्तव में इस बोगोज कोई अभिलेख, हम विदेशी अभिलेख चर्चा कर रहे हैं और विदेशी अभिलेख में सबसे पहले हम बोगोज कोई अभिलेख पढ़ेंगे कि भारत का इससे क्या संबंध है। हम विदेशी पढ़े तो क्यों पढ़े भाई, भारत से कुछ संबंध होगा। तो इस बोगोज कोई अभिलेख का भारत से क्या संबंध है? कोई संबंध है भी या नहीं है? अच्छा, आपने कभी सुना है कि भारत का धर्म कौन सा है? ज्यादा धर्म कौन सा भारत में? सनातन धर्म है। कितने लोगों को लगता है कि भारत में ज्यादा संख्या वाला धर्म हिंदू धर्म है? कितने लोगों को लगता है? अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि हिंदू धर्म है? हाँ, जिन लोगों को ये लगता हो हिंदू धर्म है वो एकदम गधे कहे जा सकते हैं। मतलब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं। जो हिंदू है वास्तव में हिंदू सिंधु नदी का नाम है। सिंधु नदी का फारसी नाम है क्या? ये इसका शाब्दिक अर्थ है ना। कुछ लोग एक बेवकूफी और करते हैं, वो कहते हैं सर, हम कभी कभी मिल जाते हैं, सर सप्ताह में कितने दिन होते हैं? हमका 7। बोले बताओ फिर हफ्ता में कितने दिन होते हैं? हमका 7। नहीं सर, हफ्ता में 8 दिन होते हैं। मतलब ये बताओ इनको कि 8 दिन कहाँ से हो सकते हैं? सच बात यह है कि जो फारस के लोग थे वो सा को क्या बोलते थे? हाँ बोलते थे, इसीलिए उन्होंने सप्ताह को क्या बोल दिया? हफ्ता। बस समझ में आया? हाँ, अब मान के चलो कि अगर धर्म सनातन है तो हम इस धर्म को सनातन क्यों मानते हैं? सनातन का मतलब क्या होता है वैसे? जो बहुत पुराना है। हाँ, जिसका कोई पता नहीं है कि ओरिजिन कब हुआ, कितना पुराना है, इसीलिए हम लोग सनातन धर्म को सनातन कहते हैं। तो ये आपको प्रमाण इससे भी मिलेगा कि एशिया माइनर वाले रीजन में भी उन देवताओं की चर्चा मिलती है जिन देवताओं को हमारे यहाँ पूजा जाता है। इस बोगोज कोई अभिलेख में वास्तव में एक ट्रीटी का उल्लेख किया गया है। ट्रीटी समझते हैं क्या होते हैं? संधि।
जैसे दो बड़े बड़े साम्राज्य में युद्ध हुआ, युद्ध करने के बाद उन लोगों के बीच में समझौता हो गया, उसे संधि बोलते हैं, ट्रीटी। बोगोज कोई अभिलेख में एक ट्रीटी का उल्लेख है और वो ट्रीटी दो साम्राज्यों के बीच में हुई है। एक साम्राज्य का नाम है हितन्नी और दूसरे साम्राज्य का नाम है मितन्नी। ये हितन्नी और मितन्नी साम्राज्यों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद हो गई इनके बीच में क्या, संधि। अब सवाल यह है कि संधि तो सब लोग साइन कर लेते हैं, संधि का उल्लंघन ना हो उसके लिए आप क्या करोगे? हाँ, कुछ प्रावधान करेंगे कि संधि का उल्लंघन ना हो। तो बचपन में हम लोग क्या प्रावधान करते थे कि आप बात से नहीं मुकरना अपनी से, बोल मम्मी कसम खा, माँ कसम खा के बताओ, पापा कसम खा के बताओ। तो वास्तव में यहां हितन्नी और मितन्नी साम्राज्यों ने कसम खाई है 4 देवताओं की। उन 4 देवताओं को साक्षी बनाया गया है कि अगर हम अपनी ये ट्रीटी तोड़ते हैं, ये संधि तोड़ते हैं, तो ये 4 देवता हमको दंडित करेंगे। कितना भगवान कसम, भगवान तो मरने वाला तो है नहीं है, भगवान कसम खाई इसलिए जाती है कि हमें भगवान में आस्था है और अगर हमें कोई काम बिगाड़ा या जो हमने तोड़ी कसम तो भगवान हमें दंडित करेगा। तो इसीलिए हितन्नी और मितन्नी साम्राज्यों ने, इन दोनों ने ही 4 देवताओं को साक्षी बनाया और एक देवता का नाम था इंद्र, दूसरे का नाम था वरुण और तीसरे का नाम था मित्र, मित्र भी एक देवता है, और चौथे का नाम था नासत्य। ये चारों के चारों वैदिक काल के देवता हैं। ये सवाल 10 बार पूछा गया है कि बोगोज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं की चर्चा की गई है। तो कितने हैं ये कुल? 4। कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। अच्छा, ये अच्छा बहुत गलत तरीके से लिखा हुआ है, सही कर देते हैं। नासत्य, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 देवता हैं। ठीक है, तो हम भी इन 4 देवताओं को साक्षी मान करके शपथ लेते हैं। कसम खाने में क्या जाता है, कसम खा ही लेते हैं। अब हम कसम खाते हैं कि आगे की कक्षा कल ही होगी, अब नहीं होगी। धन्यवाद। ठीक है, कल मिलते हैं।